नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके बीच में लेके आए हैं CBSE द्वारा रिलीज किया गया टर्म 2 का सैंपल पेपर। देखो जी, बहुत बच्चे अभी तक खुश हो रहे थे कि कोरोना का टाइम आ चुका है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, MCQ पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। बट इन सब चीज़ों को खारिज करते हुए CBSE ने अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है और बता दिया है भैया कि किस टाइप के क्वेश्चन टर्म 2 में आने वाले हैं। तो भैया इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और समझे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी है। और ऐसे ही हमने आपके लिए एक ट्राई किया है भैया, कोशिश करी है थोड़ा सा आपको स्मार्ट बोर्ड का एक्सपीरियंस देने के लिए। हालांकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बट भारत है भैया जुगाड़ों का देश, जुगाड़ यहाँ पे सारे हो जाते हैं। तो हमने भी एक छोटा सा जुगाड़ आपके बीच में किया है कि आपको एक फील मिले स्मार्ट बोर्ड वाली। ठीक है जी, तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। सीधा सबसे पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने कि आज का हमारा CBSE के जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसको देखते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। तो भैया देखिए जी, सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है CBSE के द्वारा। तो भाई इसको क्लास टर्म 2 2021 से 22 का ये आपका सैंपल पेपर है। तो मतलब बच्चे खुश हो रखे थे अभी तक। तो भैया ये खुशी को थोड़ा सा देर के लिए आप समझिए कि छोड़ दीजिए अपनी खुशी, मेहनत करना शुरू कर लीजिए। और जो अभी तक बच्चे शांत बैठे हुए हैं वो पढ़ना शुरू कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं जरा देखिए। पेपर आपका जो है भैया टर्म 2 का ये 40 मार्क्स का आपका पेपर है। टर्म 1 भी 40 मार्क्स था, ये भी 40 मार्क्स है। हालांकि वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है भाई, 0.8 का एक क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन के आपको आंसर देने थे। बट यहाँ पे आपको 40 मार्क्स के लिए 13 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके लिए आपको समय दिया गया है पूरा आपको 2 घंटे। 2 घंटे का आपको पूरा समय मिल रहा है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे सीधा सीधा देख सकते हैं 2 घंटे का आपके लिए यहाँ पे समय दिया गया है 40 मिनट 40 मार्क्स के पेपर के लिए। तो भाई कह रहा है दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। तो भाई बहुत बच्चों की ये क्वेश्चन थे कि भैया क्या इस टर्म में भी हमारा MCQ पैटर्न होगा। नहीं बच्चों, दोबारा से सुन लो भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा। सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा, और लिखना कितना कितना पड़ेगा वो देख लो। क्योंकि मैं जब अपनी क्लासेस में बच्चों को लिखवा रहा हूँ ना, तो उनको तो आदत पड़ चुकी है MCQ की, उनको सिर्फ बुक रीड करने की आदत पड़ गई थी, लिखना बच्चा एक तरह से भूल गया था। तो अब जब मैं उनको लिखवा रहा हूँ तो वो बोलते हैं भैया नहीं, कोरोना आ गया है, अब क्यों लिखवा रहे हो दोबारा से। तो बच्चों देख लो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप देखो भाई 5 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे यहाँ पे 2 मार्क्स के, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, यानी 10 नंबर हमारे हो गए भैया 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। ठीक है जी, 10 नंबर हमें मिलेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन से। और ऐसे क्वेश्चन है कितने, 5। और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को जो आपको आंसर लिखना है, 2 मार्क्स क्वेश्चन आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड इन 30 से 50 वर्ड्स। 30 से 50 वर्ड्स में आपको इनको आंसर लिखना पड़ेगा। तो 30 से 50 वर्ड कम से कम 3 से 5 लाइन होती है भैया। एक लाइन में आप 3 से 10 से 12 वर्ड भी लिखोगे तो भैया कम से कम आपको भैया 4-5 लाइनें लिखनी ही लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है जी, तो देखें भैया 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं यहाँ पे 3 मार्क्स वाले, 3 नंबर वाले आपके आएंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं भैया 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे 5। और 3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कम से कम 50 से 80 वर्ड, यानी कम से कम 10 से 12 लाइनें तो आपको लिखनी पड़ेगी भाई। तो बच्चे जो बहुत खुश हो रहे थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, मेहनत करनी शुरू कर लो भैया, नहीं तो लग जाएंगे वांदे। ठीक है भाई, अगला देखो जी, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे यहाँ पे 5 मार्क्स के, 5 नंबर वाले 3 बड़े क्वेश्चन आएंगे। और इन 3 बड़े क्वेश्चन के लिए आपको देखो जी 5 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर टाइप के लिए आपको कम से कम 80 से 120 वर्ड लिखने पड़ेंगे। 80 से 120 वर्ड के क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो भैया समझ लो कम से कम 15 लाइनें तो आपको लिखनी पड़ेंगी। 15-20 लाइनें लिखोगे, 1-1.5 पन्ना लिखोगे, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो भाई मेहनत करनी शुरू, समझ रहे हो बात को। पूरी वीडियो आ रही है एक एक करके, वीडियो को आप दोस्तों तक पहुंचा कम रहे हो भैया, वीडियोस पे व्यूज भी कम हो रहे हैं। तो इसके लिए भैया आप ही लोगों की जिम्मेदारी है कि आपको
कंटेंट मिल रहा है तो उसका फायदा उठाओ खुद भी और दूसरों को भी उसका फायदा दो। अभी आपको दिखाऊंगा कि जो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ा है अभी एक ही चैप्टर, उससे कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। तो देखते हैं भैया, लास्ट पॉइंट हमारा कह रहा है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स केस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, मतलब यहां पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ साथ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखो जी कैसे होते हैं, आपको टेबल दे देगा, डाटा दे देगा, वहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भैया आपको यानी कि कोई भी टेबल भी नहीं छोड़नी, अब समझ रहे बात को। तो देखो भाई क्वेश्चन के सिलसिलेवार तरीके से देखें भैया एक एक क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे हमें जो देखने को मिल रहा है, कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को क्वेश्चन आया है आपका नेशनल इनकम की थ्योरी से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट वाला क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ये क्वेश्चन। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। सेम इसके साथ आपको ऑप्शन भी मिल रहा है। ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया जा रहा है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो भैया जल्द ही आपके बीच में नेशनल इनकम की थ्योरी की वीडियो भी आएगी, वहां से आप ये सारे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी यानी हम कोई भी काम करें उसका समाज पे कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, और अगर मेरे किसी काम से कोई बुरा प्रभाव पड़ता है तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। तो जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे मुफ्त में वीडियो बना रहा हूं भैया, तो ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, क्योंकि भैया इससे फायदा होगा समाज का। बट मैं इसी की जगह कुछ और चीज प्रोड्यूस करता, मैं एक पॉलिथीन बैग प्रोड्यूस करता, तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी थी और वह हमारे समाज के लिए खराब थी। तो ऐसे ही आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे भैया, क्योंकि क्वेश्चन में आप जितना ज्यादा एग्जाम्पल से रटने वाली चीजें नहीं करनी भैया कि मैंने रट रखा है। एग्जामिनर आपको यहाँ पे इवेलुएट करेगा आपको कॉन्सेप्ट के बेस पे कि आपको क्या आता है, कैसे आप उस चीज को एक्सप्लेन करते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाई जाएंगी भैया। दूसरा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कुछ बच्चों की सोच थी कि भैया आप तो न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे, तो भैया ऐसा सोचना बंद कर दो। एग्रीगेट डिमांड से यहाँ पे आपको पहले ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब थोड़ा सा 1 नंबर कम कर दिया है, बट क्वेश्चन वही है, नंबर कम किया है। पहले इसी क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते थे, आज इसी क्वेश्चन को आपको 2 नंबर में टरका है, बट पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा ना भाई। तो देखो जी यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट गिवन है, कंजप्शन फंक्शन दे रखा है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आपको लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे निकालना है, इनकम का लेवल, तो वाई आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, पूरा प्रॉपर बताया जाएगा आपको वीडियो में, ठीक है जी। इसी का ही आप जो 7 चैप्टर एग्रीगेट डिमांड है वही उससे अगला वाला मल्टीप्लायर वाला चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन आ रखा है। तो भाई न्यूमेरिकल तो बनेंगे ही बनेंगे, तैयारियां शुरू कर लो, कह रहा हूं लास्ट बार अब, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये भी एग्रीगेट डिमांड का क्वेश्चन है। एज द इनकम इंक्रीजेस पीपल सेव्स टू मोर, कि जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो लोग ज्यादा पैसा सेव करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमारा जो कंजप्शन का प्रोपोर्शन होता है, जितनी हमारी इनकम इंक्रीज होती है हम उतना कंजप्शन इंक्रीज नहीं करते एक पॉइंट के टाइम पे। शुरुआत में तो जब हमारी इनकम जीरो रहती है तो हम कंज्यूम ज्यादा करते हैं भैया, इनकम बढ़ती है तो हम कंजप्शन ज्यादा करते हैं। बट धीरे धीरे एक बार जब मेरे पास सारी चीजें हो जाएंगी, मेरे पास मैं अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर दूंगा, तो उसके बाद मेरे पास ज्यादा कुछ कंज्यूम करने के लिए होगा नहीं, तो मैं अपना ज्यादातर पार्ट क्या करता हूं, उसके बाद सेविंग करने लग जाता हूं। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है जी। इसके बाद आता है क्वेश्चन स्टेट एंड डिस्कस 2 इंडिकेटर्स। 2 इंडिकेटर्स आपको यहां पे बताने हैं जो हमारे देश में हेल्थ स्टेटस को बताते हैं कि हमारे हेल्थ में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहां पे आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लिटरेसी रेट, इन सब जरियों से आप कहीं ना कहीं बता सकते हो कि हमारे देश में स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो ये इंडिकेटर्स आपसे पूछे गए हैं। अब देखो जी ये वुमेन वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, यहाँ पे आपको टेबल बहुत ही सिंपल सी टेबल है, इसी टेबल में से आपको आंसर बताना है कि भैया ये टेबल आपको क्या एक्सप्लेन कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है यहाँ पे मेंस और वुमेन्स का। तो देखो टोटल वर्कर्स जो हैं वो मेल्स जो है सबसे ज़्यादा है और फीमेल्स काफ़ी कम है। और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि रूरल एरियाज़ में फीमेल्स क्या है, थोड़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। देखो जी अर्बन एरियाज़ में जो जॉब का
होता है वहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और रूरल एरिया में लोग ज़्यादातर अपने खेती बाड़ी के कामों में लगे रहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो यहाँ पे आपकी वुमेन्स ज़्यादा काम कर लेती है, बट शहरों में आकर के उनको काम इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो इसी टेबल को आपको एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन रूरल एंड अर्बन एरियाज बेस्ड इन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो इस इन्फॉर्मेशन में आपको ये चीज़ें बतानी है। ठीक है जी, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, पांचवा क्वेश्चन कहता है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो भैया आपका कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कल जो आएगा आपके बीच में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इतना जरूरी है वो सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका देश कैसे डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड होती है। तो अच्छे रोड्स, अच्छे हमारे पास कम्युनिकेशन होगा, अच्छी बैंकिंग फैसिलिटी होगी, सब कुछ बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारा देश डेवलप करेगा, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, तो ये सारे एक देश के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको पहले 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं जी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, और जहां पे हमारा आ जाता है दोबारा से नेशनल इनकम। देखो जी, नेशनल इनकम 4 चैप्टरों का एक चैप्टर है, तो एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया थ्योरी वाले पार्ट से 2 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने जो दिया है आपको यहाँ पे, ये एक कैलकुलेशन के लिए भी दे रखा है, और उसके साथ ऑप्शन में आपको उसी की थ्योरी भी बना रखी है उन्होंने। जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है कि इसमें ये चीज़ ऐड होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, रीजन बताइए, एक ऐसा क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भैया, 3 नंबर बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं। बस आपको नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसे आप नेशनल इनकम में ऐड करोगे और किसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं करोगे। क्लियर? तो भाई देखो, परचेज ऑफ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी वो एक तरह से हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि क्या इसे हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए भैया इसके कॉन्सेप्ट को, कि भाई हमारे देश में कौन सी इन्वेस्टमेंट, कैसी कैसी इन्वेस्टमेंट होती है, वो सब चीज़ आपको नेशनल इनकम में बताई जाएगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन जो पैटर्न बन रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये नेशनल इनकम के हिसाब से देखा जाए तो नेशनल इनकम आपको बहुत ध्यान से, बहुत ढंग से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नेशनल इनकम से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। 5 नंबर का क्वेश्चन प्लस 3 नंबर का क्वेश्चन प्लस 2, टोटल 10 नंबर तो नेशनल इनकम से ही दे रखा है इन्होंने। तो सोचो 10 नंबर जिसने बढ़िया कर लिया भैया, तो वो लगभग अपने 25% मार्क्स तो यहीं पे ही क्लियर करके चल रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेशनल इनकम ये आपको निकालना है भैया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, ये भी आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। सिंगापुर और इंडिया में यहाँ पे कंपैरिजन करने को कहा गया है। तो भाई बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि सिंगापुर हमसे बहुत आगे है हर मामले में। ठीक है, आप वाटर सैनिटेशन के मामले में बोलो, किसी भी चीज़ के मामले में बोलो, सिंगापुर हमसे काफ़ी आगे है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये सारे डेटा आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ से क्वेश्चन आपको बताना है भैया कि कंपेयर करना है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, यहाँ पे कंपैरिजन आपको दे रखी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, जो सबसे मेन चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, कि इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज जो है हमारी, उनके साथ कंपैरेटिव डेवलपमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सिनो पाक फ्रेंडशिप कॉरिडोर, क्वेश्चन इंडिया से छोड़ के पूछ रहा है पाकिस्तान और चाइना का। तो भाई सोच सकते हो कि इस लेवल का क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के पूरा एक हमारी जो एलओसी है, जहाँ पे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उस कब्जे वाली जगह को भैया वैसे तो हमें छीनना है बहुत जल्दी, बट उस जगह पे चाइना ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ एक कॉरिडोर बना दिया है। तो भैया उस कॉरिडोर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है। पूरा एक हाईवे बना रहा है चाइना वहाँ पे। तो चाइना है भैया, देख रहे हो बॉर्डर्स पे तो अपनी एक्टिविटी बढ़ाता ही है ज़्यादा। तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन है, चाइना एज पाकिस्तान लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर। तो देखो भाई, जो पाकिस्तान बेवकूफ़ है, जिसे हम कहते हैं ना भैया कि बेवकूफ़ों में भी बेवकूफ़, वो चाइना से मदद ले रहा है।
सेम ऐसे हमारा एक पड़ोसी देश श्रीलंका, श्रीलंका भी चाइना से मदद ले रहा है। आज वहाँ पे इतने ज़्यादा क्राइसिस आ रहे हैं। सेम वही हाल कुछ दिनों बाद पाकिस्तान का होने वाला है भैया। हाथ में कटोरा लेके घूमते फिरेंगे, ये बातें करते हैं हमें मारने की, बट थोड़े दिनों में ही आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा किस तरह से इनके हाथ में कटोरा होगा भैया। आपके सिलेबस में दे दिया भैया कि पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा होगा भारत के आगे या यूएन के आगे या अमेरिका के आगे, क्योंकि चाइना के साथ इतना ज़्यादा लोन ले लिया है भैया। इस चाइना के मतलब आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी आएंगी, वो भी इस कर्जे को नहीं भर पाएंगे। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे डेटाबेस दे रखा है। क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे तो भाई यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई सारे करवाए जाएंगे जब हम इंडिया चाइना वाला पार्ट पढ़ेंगे, कंपैरेटिव डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन के टाइप कैसे हैं, हमें पढ़ाई किस हिसाब से करनी है, किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें अपने दिमाग में याद रखना है भैया कि जो कंपैरेटिव डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उसको भैया करंट से जोड़ना पड़ेगा। करंट में इन तीनों देशों के बीच में क्या क्या एक तरह से समझौते हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे ही एक समझौता हो रखा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। कह रहा है आउटलाइन एंड डिस्कस एनी 2 इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्वायरिंग टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को किस तरह से इस कॉरिडोर से फायदा होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें आंसर भी मिलेंगे और कुछ चीज़ें हमें खुद से भी रिसर्च करनी पड़ेगी। और आपको मैंने एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में भी रिसर्च करके कई सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से वो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट क्वेश्चन आएगा ना भाई, तुम बोलोगे यार भैया आपकी रिसर्च तो काम आ रही है, यहाँ पे आपकी रिसर्च से ही आंसर मिल गया, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो भैया मेहनत कर रहे हैं हम, आपका सिर्फ काम छोटा सा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है जी। कह रहा है एनालिसिस द इम्प्लीकेशन ऑफ बायलैटरल डेट ट्रैप सिचुएशन पाकिस्तान विज विज द चाइनीज इकोनॉमी। मतलब चाइना के कर्जे के जाल में फंस चुका है पाकिस्तान, अब इसको निकालने वाला यहाँ से कोई नहीं है। चाइना की यही पॉलिसी है। अभी उसने ग्वादर पोर्ट लिया, ठीक है जी, श्रीलंका से भी एक पोर्ट लिया, हम्बनटोटा पोर्ट, तो धीरे धीरे इनका पोर्ट सारी चीज़ें कैप्चर कर लेगा पाकिस्तान का। ठीक है, तो आने वाली है इनकी मौत पाकिस्तानियों की। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो मॉनेटरी मेजर्स ऑफर्स अ वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप को सही करने के लिए, अब देखो एग्रीगेट डिमांड से ही चैप्टर है। अब देखो वहां पे आपका एक क्वेश्चन तो आया था 2 नंबर में एग्रीगेट डिमांड वाले से। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन वहां देखने को मिला था हमें, और इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 ही नंबर का क्वेश्चन आया, सिर्फ सही नहीं, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हैं भैया। 2 + 2 + 5 यानी आपके 9 नंबर के करीब यहीं से बन रहे हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले टॉपिक से ही है ये। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, उन क्या होता है इन्फ्लेशनरी गैप, क्या होता है डिफ्लेशनरी गैप, वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे सही किया जाता है, डिफ्लेशनरी गैप को कैसे सही किया जाता है, इसके मेजर्स आपको पूछेगा। तो भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमें पता चल रहा है कि उस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। या इसकी जगह आपको, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, शायद आपके बोर्ड में आ जाए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से क्वेश्चन, तो भाई 5 नंबर का क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है। लेकिन टोटल हमें तैयारी करनी है यहाँ पे 9 नंबर की इस बुक से। ठीक है जी, तो 19 नंबर के करीब हमारा ये 18-19 नंबर का ये बैठ रहा है आपका, क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है जी, अब आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पे। नेशनल इनकम दे दिया, देखो जी कितने तेज हैं, कितने तेज हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आता था पहले, ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन 6 नंबर का आता था, कितने का दे दिया अब 3 नंबर का। निकालनी सारी चीजें हैं, पढ़ना सब चीज है, मिलेंगे सिर्फ 3 नंबर। तो भैया तुम जो सोच रहे हो कि बहुत फायदा होने वाला तुम्हारा, नुकसान है भैया, मुश्किल कर दिया पेपर। समझ रहे बात को। नेशनल इनकम का आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, नेशनल इनकम आपको निकालनी है यहाँ पे, और उसके साथ 6 नंबर का तो है ही, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में आपको एक डिफरेंस और पूछ लिया, वैल्यू एडेड और वैल्यू ऑफ आउटपुट में डिफरेंस बताओ। तो भाई कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है,
न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है, तो डबल डबल लेने वाला काम कर रहा है। सीबीएसई बच्चों की ऐसी तैसी हो जाएगी भैया, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके ऑप्शन में आपको दे दिया है, ऑप्शन में भी एक न्यूमेरिकल है और एक उसके साथ आपको दोबारा से थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तो भैया ऑप्शन में भी यूं मत सोचना हम बच जाएंगे, आएगा तो न्यूमेरिकल ही, ठीक है। तो भाई पढ़ाई शुरू कर लो। आप बोल रहे हो कि भैया आप तो बड़ा खुश हो रहे हो। भैया मैं खुश नहीं हो रहा, मैं उन बच्चों के लिए खुश हो रहा हूँ कि जो यूँ सोचे बैठे थे अब तो कोरोना आ गया है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और वो मार्क्स भी लाएंगे, बट जो यूँ सोच रहे थे ना कि मौज काटेंगे, उन वो भूल जाओ भैया, अब कोरोना आपको सब बताएगा। अब हम बढ़ते हैं जी, एक चैप्टर जो हमने पढ़ा था और उसी चैप्टर से देखो कौन सा क्वेश्चन आपसे वैल्यू बेस्ड में पूछ लिया है। मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट चैप्टर कराया है और उस एम्प्लॉयमेंट की लास्ट वीडियो में आपको लास्ट में मैंने कोविड पैंडेमिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन करवाया है कि कोविड के टाइम पे हमारे देश में बेरोजगारी जो बढ़ी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है भैया कि इन द रिसेंट टाइम्स इंडियन इकोनॉमी हैज एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। मतलब सभी लोग अपनी अपनी जॉबों को मतलब छूट गई थी उनकी जॉब है, तो उनको जॉब वापस कैसे दिलवाएं भाई। द प्रॉब्लम हैज ओनली बीन एग्रीगेटेड बाय द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। डू यू एग्री द गिवन स्टेटमेंट, डिस्कस एनी टू डिसएडवांटेज ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो यानी कोविड सिचुएशन को देखते हुए कैजुअलाइजेशन वाला टॉपिक आपसे पूछा है कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मतलब जब लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, कैजुअल वर्कर्स की तरफ में। तो भैया यहां से आज के टाइम में जब लोगों की जॉब्स छूट रही हैं तो ये कोविड की सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके आंसर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, आप एम्प्लॉयमेंट वाली वीडियो पूरी देखिए, वहां पे लास्ट में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में मैंने इसको कोविड के साथ जोड़ करके आंसर को एक्सप्लेन किया है पूरी रिसर्च के बिहाफ पे, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है पेस्टिसाइड्स आर केमिकल कंपाउंड डिजाइन टू किल पेस्ट, many pesticides can also pose health risk to peoples even if exposed to nominal quantities। मतलब थोड़ा सा भी डालो तो तभी वो हमारी हेल्थ पे असर डालते हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट सजेस्ट एनी टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड। ये इन्वायरमेंट वाला चैप्टर नहीं है भैया, अभी तक हमने इन्वायरमेंट ही छूट रहा था, इन्वायरमेंट वाले से भी क्वेश्चन आ गया है। और क्वेश्चन कैसा बन रहा है, करंट बेसिस पे, कि आज के टाइम पे लोगों की हेल्थ के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, कि कौन से वो तरीके हैं कि हम पेस्टिसाइड्स ना डाल करके, कोई दो मेजर्स पूछ रहा है आपसे, तो भैया पुराने जमाने में हम कैसे अपने कीटनाशकों को बनाते थे, तो भैया सबसे आसान और सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है नीम की आप जो पेस्टिसाइड्स बनाओ वो एकदम नेचुरल होगा, कीड़े भी मरते हैं उससे और हमारे शरीर के लिए कोई नुकसान नहीं है। लोग नीम के पत्ते चबाते हैं तो शरीर साफ होता है एक तरह से। तो भाई यहाँ पे तो एक ऑप्शन पूछ रहा है तो आप ये ऑप्शन दे दो, समझ रहे बात को। करंट क्वेश्चन से, करंट से चीज़ें पूछ रहा है तो करंट सिचुएशन के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। तो भाई ऐसे करके ये आपका हो जाता है इकोनॉमिक्स का पूरा सैंपल पेपर, ठीक है भाई। तो इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर में आपने देख लिया भाई 40 नंबर कैसे ला सकते हैं, मेहनत करके। जो सोच रहे हैं ना कोरोना पास कराएगा, भूल जाओ, ये क्वेश्चन का आंसर तो तुम्हें बुक भी दे दूँ ना तुम तब भी नहीं ढूंढ पाओगे, समझ रहे बात को। कि अगर ऑनलाइन भी एग्जाम हुआ तब भी तुम्हें जब तक आता नहीं होगा तब तक कर नहीं पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट बुक में आंसर ही नहीं मिलेगा आपको और ना ही इतना ज़्यादा समय होगा कि आप गूगल सर्च कर पाओ। क्योंकि भैया फ़ोन का कैमरा तो खुलवाएगी सीबीएसई, कुछ ना कुछ तो करेगी, तो कुछ ना कुछ जब करेगी तो भैया आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और कुछ करोगे तभी कुछ बनोगे। देश में पहली गरीबी इतनी ज़्यादा लेवल पे बढ़ रही है तो भैया आप लोग भी बिना पढ़े ही आगे ऐसे बढ़ जाओगे तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा, आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। तो अपने लिए सिर्फ इसको पढ़िए भैया, और आपके लिए सारी वीडियो हम लगातार ला ही रहे हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी चैनल को करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, टाटा बाय बाय।